वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट फैक्ट 2022 के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैंने लिया है शिफ्ट 1 से। और आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है आपका यूनिट नंबर 11। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आए हैं इवोल्यूशन से, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और जिन भी क्वेश्चन के आंसर का मुझे सोर्सेस मिला है वो भी मैंने पुट ऑन किया है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एज वेल एज आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही मोर वीडियोस डिफरेंट लाइफ साइंस के एग्जाम के टॉपिक पे पाने के लिए। क्वेश्चन आईडी मैंने मेंशन करके रखा है, ऑप्शन आईडीज भी मेंशन है कि तो इन केस अगर आपके पेपर में कोई और ऑप्शन या कोई और क्वेश्चन आईडी है तो आप उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शन आईडी सभी के पेपर में एक जैसे नहीं होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन करके रखी हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिससे हर साल एक क्वेश्चन आना पक्का होता है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 जियोलॉजिकल पीरियड। यहाँ पे 4 पीरियड देके रखा है, आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दीज जियोलॉजिकल पीरियड फ्रॉम अर्लीस्ट टू द रिसेंट। यानी आपको ओल्ड से न्यू में आना है, ओल्ड पीरियड से न्यू पीरियड को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन देके रखा है क्वार्टिनरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, कैम्ब्रियन। तो अगर आपको ऐसे ही याद है तो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो मे बी आपने निमोनिक्स ओवरऑल याद किए होंगे, क्योंकि इस पोर्शन को याद करने का तरीका है 2। या तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, मेमोरी अच्छी नहीं है तो आप निमोनिक्स बनाते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को निमोनिक्स ही बनवाया है, तो मैं निमोनिक्स के बेसिस पे मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ऑल्दो अगर जनरली देखा जाए तो क्वार्टिनरी सबसे न्यू होता है, ठीक है। और सबसे ओल्ड जो है वो कैम्ब्रियन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। जो ये 4 ऑप्शन देके रखे हैं इसमें, फिर भी ये तो ठीक है, मुझे पता था तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि यानी आंसर हमारा डी से शुरू होके ए पे एंड होगा। ऐसा अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है ऐसा, क्योंकि वो डी से शुरू होके ए पे एंड हो रहा है। लेकिन इसको और कोई और तरीका करने का, तो एक कोड है, कैम्ब्रिज ऑर्डर साइड कार पार्किंग देन जोरा क्रिएटेड 10 क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक निमोनिक्स है जो कि एक स्टोरी पे बेस्ड है। स्टोरी क्या है कि एक लड़की है जोरा नाम की, वो कैम्ब्रिज में रहती है। कैम्ब्रिज में जब भी मतलब कि ट्रैफिक होता है तो उस टाइम पे वो क्या करती है कि कैम्ब्रिज के जो भी ट्रैफिक के रूल्स को संभालते हैं जो लोग, वो क्या कहते हैं जोरा को कि तुम अपनी कार को साइड में पार्क कर लो। लेकिन क्योंकि जोरा एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि रेगुलर प्रैक्टिस में रहती है, तो वो ये सोचती है कि जितनी देर मैं कार को साइड में करूंगी उतनी देर में कार में बैठ के टोटल 10 क्वेश्चंस को बना लूंगी, ठीक है। तो ये है छोटी सी स्टोरी जिसके ऊपर बेस्ड होके ये मैंने निमोनिक्स बनाया है। निमोनिक्स इज कैम्ब्रिज ऑर्डर साइड कार पार्किंग देन जोरा क्रिएटेड 10 क्वेश्चंस। इनकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, इनकी स्पेलिंग एज इट इज रहनी चाहिए। कैसे है देखिए, कैम्ब्रियन से मैंने ले लिया है कैम्ब्रिज, ओडोविशियन से ले लिया है ऑर्डर, सिल्यूरियन से ले लिया है SI एंड डिवोनियन से लिया है DE। तो ये हो गया है साइड। नेक्स्ट मैंने कार्बोनिफेरस से ले लिया है कार, परमियन से ले लिया है पार्क, ट्राइसिक से ले लिया है मैंने देन THE लिया है, सो दैट यू कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्राइसिक एंड टर्शरी। ट्राइसिक में SS आता है इसलिए देन में मैंने N लगाया है ताकि याद रह सके। जुरासिक से जोरा आ गया एंड क्रिटेशियस से आ गया क्रिएटेड, टर्शरी से आ गया 10, क्वार्टिनरी से आ गया क्वेश्चन। तो अगर आप पीरियड देखते हैं तो पीरियड शुरू होता है कैम्ब्रियन से और लेटेस्ट में जाता है क्वार्टिनरी में। सो कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्राइसिक, जुरासिक, कार्टेशियस, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी। So the code is Cambridge order side car parking then Zora created 10 question. That is Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Tertiary, Quaternary. अब देखिए, अब इसको वापस आइए तो हमने क्या शुरू किया था, कैम्ब्रियन, राइट। कैम्ब्रियन से शुरू होगा। सो कैम्ब्रिज ऑर्डर साइड कार पार्किंग देन जोरा।
जोरा का जे यहाँ पर आया तो ये हो गया डी सी। जोरा क्रिएटेड यानी क्रिटेशियस, ये आ गया बी। 10 क्वेश्चंस, 10 के लिए यहाँ पे टर्शी नहीं दिया है, क्वेश्चंस के लिए क्वार्टनरी दिया है, तो ये हो गया ए। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो आप देख रहे हैं निमोनिक से काफी ज्यादा आसान हो गया इस क्वेश्चन को करना। जिन भी बच्चों को, अगर आपके पास कोई और निमोनिक्स है, आई विल सजेस्ट आप वो निमोनिक्स भी प्रेफर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरा दिया हुआ ही करें। जिन बच्चों को जिस टाइप के भी निमोनिक्स अवेलेबल है वो उस टाइप के याद रख सकते हैं, मतलब है सिर्फ याद रखने से। तो अगर DCBA को देखें तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट ऑन लिविंग फॉसिल्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ दिए गए हैं रिगार्डिंग द लिविंग फॉसिल्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। अगर मैं बात करूं लिविंग फॉसिल्स की, तो लिविंग फॉसिल्स क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं, एक प्रूफ देते हैं। बट नाम देखिए लिविंग फॉसिल, यानी दे आर इन अ लिविंग कंडीशन, वो जिंदा है। बट उनके साथ खास क्या चीज होती है कि वो शुरू से लेके अभी तक पूरा का पूरा वो अनचेंज रह गए हैं। इतने अनचेंज कि उसको देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पहले चीजें कैसी रही होंगी, क्योंकि ये पुरानी चीजों का प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ लिविंग फॉसिल्स। इनके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे बताने हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए, लिविंग फॉसिल्स आर इम्प्रेशन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म इन द ओल्ड रॉक। बट हमने कहा कि ये लिविंग है, ऑब्वियसली इनका जो प्रूफ है, प्रमाण है, वो ओल्ड रॉक पे मिलना इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, लिविंग फॉसिल्स शो हाई मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। अभी मैंने कहा कि वो शुरू से लेके अभी तक वो अनचेंज रह गए, उनमें बहुत कम नंबर ऑफ चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से हम उनको स्टडी करते हैं तो हमें पुरानी चीजों का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ तो बोला है कि ये डाइवर्जेंस को शो करता है। जब ये अपने कैरेक्टर को इसने अलग ही नहीं किया इनिशियल टाइम से, तो ये डाइवर्जेंस को कैसे शो करेगा, ये तो कांस्टेंट रहा है मैक्सिमम तरीके से, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, लिविंग फॉसिल्स आर ऑलवेज एन इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द टू क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो हमेशा जो है दो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को लिंक अप करे। नेक्स्ट देखिए, लिविंग फॉसिल्स आर ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिमेन्ड अनचेंज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। एग्जैक्टली, यही तो एक परफेक्ट डेफिनेशन है लिविंग फॉसिल्स का, तभी तो हमने लिविंग बोला है, बिकॉज दे आर अलाइव, राइट। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो काफी हद तक सही हो गया। लिविंग फॉसिल्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, डार्विन ने 1859 में कॉइन किया था टर्म लिविंग फॉसिल, जिसका मतलब था टू मीन अ स्पीसीज और अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट हैज रिमेन्ड सो लिटिल चेंज दैट इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू अ अर्लियर नाउ एक्सटिंक्ट एंड फॉर्म ऑफ अ लाइफ। तो इस तरीके से लिविंग फॉसिल्स एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज को प्रेजेंट करता है जिन्होंने थ्रू आउट द टाइम बहुत ही कम चेंजेस को फेस किया है। He was thinking of living species that look just like their ancestor of millions of years ago. यानी आज के टाइम में जो डिसेंडेंट्स हैं वो बिल्कुल अपने एंसेस्टर जैसे ही एज इट इज नजर आते हैं, बिकॉज इनमें चेंजेस बहुत कम हुआ है। His explanation was they occupied small part of the world, escaping competition and therefore did not change. उनका, डार्विन का ये कहना था कि ये जो लिविंग फॉसिल्स हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया का एक छोटा सा पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा है, जहां पे वो कंपटीशन से बच के रहते हैं, एंड दैट इज वाई वो चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज कंपटीशन एंड इन्वायरमेंट जो होती है वो आपको चेंज के लिए समहाउ बॉदर करती है। लेकिन जब वो इस चीजों से बच के रहे, दैट इज वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनमें बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल के लिए आप शू क्रैब देख सकते हैं, इसके अलावा गिंको आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आप लिविंग फॉसिल्स के ले सकते हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं गूगल पे, आप सर्च कर सकते हैं, कुछ एक आध एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फाइलोजेनी ऑफ प्राइमेट। इस क्वेश्चन को करने के लिए आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके पास फाइलोजेनी का कोई आइडिया नहीं है, स्पेशली रिगार्डिंग द प्राइमेट्स, आप ये क्वेश्चन मतलब टच भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फाइलोजेनी को एक बार स्टडी करते हैं, देन इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे, और इसी बहाने आपको फाइलोजेनी को समझने का मौका भी मिल जाएगा। देखिए, ये है प्राइमेट्स की फाइलोजेनी। अगर हम ध्यान दें तो मान लेते हैं चीजें यहाँ से शुरू हुई थी, कॉमन एंसेस्टर यहाँ से शुरू हुए, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला एक डाइवर्जेंस हुआ जिसको हम बोल रहे हैं प्रोसीमियन। नेक्स्ट इज
ऑर्थ्रोपोड्स। प्रोसिमियंस आगे चल के इन्होंने डिसेंडेंट्स जो दिए वो थे लेमुर्स एंड लॉरिस एंड गैलगोस। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे जो सेकेंड ब्रांचिंग हुई, ये थी फर्स्ट ब्रांचिंग, ये थी सेकेंड ब्रांचिंग। सेकेंड ब्रांचिंग से जो नेक्स्ट सब ब्रांचिंग हुई वो था क्रासियर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई कैरेक्टर आया जिन्होंने क्या किया, जो कैरेक्टर शेयर हुआ न्यू वर्ल्ड मॉन्की के लिए। देन यहाँ कोई कैरेक्टर आया जिसके बाद वो शेयर हुआ ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की में, एंड नेक्स्ट यहाँ ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की में, एंड नेक्स्ट यहाँ कोई कैरेक्टर आया जो कि गिबॉन्स में शेयर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे कोई कैरेक्टर आया जो कि औरंगुटान्स एंड अफ्रीकन एप्स एंड ह्यूमंस में शेयर हुआ। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें ना तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में मिलेगी बिकॉज दे आर सिस्टर ग्रुप्स, और इनके भी बीच में मिलेगी बिकॉज अगेन दे आर सिस्टर ग्रुप्स। सिस्टर ग्रुप्स वो होते हैं जो कि एक तरीके के मैक्सिमम कैरेक्टर को शेयर करना चाहते हैं, और वो कैरेक्टर ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने गेन किया होगा। दैट इज वाई औरंगुटान एंड अफ्रीकन एप्स एंड ह्यूमंस आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम गिबॉन्स। तो अगर बोलना चाहें तो हम कहेंगे कि औरंगुटान जो है अफ्रीकन एप्स एंड ह्यूमन के ज्यादा क्लोज है, एंड लेमूर जो है लॉरिस एंड गैलागोस के ज्यादा क्लोज है बिकॉज दे आर इन अ सिस्टर ग्रुप। अब जितना दूर ये जो सिस्टर ग्रुप है, इससे जितना दूरी आप बाकी सब देख रहे हो नेमिंग, वो इनसे डिसिमिलर होते जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमें इस पर्टिकुलर फाइलोजेनी से मैच करके देखना होगा, तभी हम, अगर आपको ये पूरा याद है आप नॉर्मली क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं है आपको टैली करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, होपफुली आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। पहला है ऑप्शन, देखिए हमको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो बोला है लेमुर्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू लॉरिसेस देन टू गिबॉन्स। मतलब कि लेमुर जो है वो लॉरिसेस के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू दी गिबॉन्स। तो गिबॉन्स देखिए यहाँ पर है, राइट, एंड लॉरिसेस यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों? बिकॉज लेमुर एंड लॉरिसेस जो है वो एक सिस्टर ग्रुप का पार्ट है, तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर क्लोजर एज कंपेयर टू लेमुर एंड गिबॉन, जो कि इससे इतनी दूरी पर है। मतलब यहाँ पे गिबॉन्स का आपको प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, लेमुर की बात यहाँ की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो एकदम सही है, ये लॉरिसेस के ज्यादा क्लोज है, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, औरंगुटान आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू लॉरिसेस देन टू गिबॉन्स। औरंगुटान जो है वो लॉरिसेस के ज्यादा क्लोज हैं गिबॉन्स के कंपैरिजन में, बट ये गलत है। औरंगुटान गिबॉन्स के ज्यादा क्लोज है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका डाइवर्जेंस कितना आसपास हुआ है। लॉरिसेस तो कब का डाइवर्ज हो गया था गिबॉन्स से, तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखा जाए, ट्रेसियर्स आर सेम एज ओल्ड मॉन्की। ट्रेसियर्स जो हैं वो ओल्ड मॉन्की ही होते हैं, लेकिन ये देखिए, ये रहे ट्रेसियर्स और ये रहे ओल्ड मॉन्कीज, दोनों एक तो नहीं होते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, ह्यूमन आर क्लोजर टू न्यू वर्ल्ड मॉन्की देन टू औरंगुटान। ह्यूमन जो है ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू द औरंगुटान। बल्कि मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन एप्स एंड ह्यूमंस औरंगुटान के ज्यादा क्लोज होंगे बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सिस्टर ग्रुप्स, राइट। सॉरी, यहाँ पे न्यू वर्ल्ड बोला है, आई मीन टू से कि न्यू वर्ल्ड मॉन्की के ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू द औरंगुटान, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि औरंगुटान ह्यूमन एप्स एंड अफ्रीकन एप्स एंड ह्यूमंस के ज्यादा क्लोज हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फाइलोजेनी एज कंपेयर टू द न्यू वर्ल्ड मॉन्की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे आप न्यू लीजिए या ओल्ड लीजिए, दोनों ही आप देख सकते हैं। ह्यूमन जो है वो औरंगुटान के ज्यादा क्लोज हैं, उसके बाद वो क्लोज हैं गिबॉन्स के, उसके बाद वो क्लोज हैं ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय न्यू वर्ल्ड मॉन्की। सबसे ज्यादा क्लोज जो है ह्यूमन वो है औरंगुटान का, तो ये भी फॉल्स हो गया। सो दैट इज वाई वी आर ऑप्टिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही देकर रखा। तो आपको ये फाइलोजेनी पता थी तो आप कर पाते, और पता से ज्यादा आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ये याद था तब आप कर पाते, अदरवाइज आप नहीं कर पाते। बट ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आप गिने चुने हिंट्स लेकर रख सकते हैं कि हाँ कौन सा ज्यादा क्लोज है। जैसे कि मान लीजिए आपने ह्यूमन एंड ऑरंगुटान का याद रख रखा है कि हाँ दे आर मोर क्लोजर, ऐसे ही लेमुर को आपने सबसे इस तरीके से याद रखा है कि वो सबसे पहले जो है डाइवर्ज हो गए थे, तो इस तरीके से करके आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इन अ पॉपुलेशन दैट इज हार्डी बिंग बाय इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट्स
जीनोटाइप ऑफ ट्रेट Q इज 0.04। होमोजाइगोट्स बोला है और भी जीनोटाइप बोला है, यानी ये क्या होगा, ये होगा Q स्क्वायर 0.04। तो मैं Q अगर करूं तो ये हो जाएगा 0.2, इसका हमने स्क्वायर रूट किया तो 0.2 हो गया। The percentage of individuals homozygotes for dominant allele is, आपको डोमिनेंट एलील का होमोजाइगस इंडिविजुअल देखना होगी, परसेंटेज ऑफ, यानी यहाँ पे भी हमें जीनोटाइप ही पता लगाना है। तो हम P प्लस क्यू करेंगे इक्वल्स टू 1। P हमको पता नहीं है, Q हमको पता है, तो हम इसको 1 माइनस 0.2 कर देंगे, जो कि आ जाएगा 0.8। P 0.8 है तो P स्क्वायर कितना हो गया, 0.64। 8 8 64, हमने स्क्वायर कर दिया। अब बोला है इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स तो हमें पॉइंट में तो मिलेंगे नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास होमोजाइगोट, डोमिनेंट होमोजाइगोट की, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64%। तो अगर आप आंसर देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इजी था ये सवाल। नेक्स्ट, ओके, ये जो क्वेश्चन है ये था इकोलॉजी का, बाय मिस्टेक मैंने स्किप कर दिया था, बाद में मेरे ध्यान में आया तो मैं इसको इसी सेक्शन में करवा दे रही हूँ। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द पर कैपिटा ग्रोथ रेट 1/n dn/dt एज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे जो आपको ग्राफ दे के रखा है वो है पर कैपिटा ग्रोथ रेट, दैट इज dn/dt इंटू 1/n, और वर्सेस इन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी दे के रखा है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट करेक्टली डिपिक्ट द स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट को शो करता है। ऑप्शन पे जाने से पहले हमको पता होना चाहिए ये एली इफेक्ट है क्या। चलिए थोड़ा सा गेन करते हैं पहले नॉलेज। एली इफेक्ट क्या है, देखिए बोला गया है, is a positive association between the absolute average individual fitness and population size over some finite interval। यानी एक पॉजिटिव एसोसिएशन है जिसमें कि इंडिविजुअल का फिटनेस पॉपुलेशन के साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। ओके, so LE effect are distinguished from other form of a density dependence by positive association between the average absolute individual fitness and a population size over a finite interval। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो रेड कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है, बेल शेप में ही है, ये आपको स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट दिखा रहा है, जबकि ये जो ब्लू कलर का है वो आपको वीक एली इफेक्ट दिखा रहा है, और ये ब्लैक वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ को दिखा रहा है। लेकिन इसको जरा सा हम और बेटर तरीके से समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। सोर्स मैंने मेंशन कर दिया है, किस सोर्स से मैंने इसको लिया है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, अगर एली इफेक्ट के 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो एली इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या तो बहुत वीक हो रहा है, या तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर मान लेते हैं एली इफेक्ट नहीं है तो हमें क्या देखने को मिलता है, और डायग्राम हम आई मीन टू से ग्राफ हमको कैसा मिलता है। तो देखिए, पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पर ग्रोथ रेट को लेती हूँ, पर कैपिटा ग्रोथ रेट dn/dt को, और ये रहा पॉपुलेशन साइज, पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ये ग्राफ। जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिक्रीज होता जा रहा है। अगर ऐसा केस आपको देखने को मिलता है सो दैट इज अ इंडिकेशन कि वहां कोई एली इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म का फिटनेस बढ़ना चाहिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन साइज के साथ, बट ये तो कम होता जा रहा है, तो ये एली इफेक्ट को शो नहीं कर रहा है। अब वीक एली इफेक्ट क्या होता है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट इंक्रीजेस with increasing population density at low density, but it is always positive। देखिए, अब यहाँ पे ग्रोथ रेट है और यहाँ पे n है, तो देखिए n जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो इस पॉइंट पे आ गया है, और ये पॉइंट जो है एक ढंग से लो डेंसिटी यानी लो n को बता रही है। पॉपुलेशन साइज अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, इनफैक्ट वो हाफ पे भी नहीं पहुंची है, यानी लो पॉपुलेशन की डेंसिटी है। लो डेंसिटी पे भी देखा जा रहा है कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है।
तो अगर ऐसा केस होता है और ग्राफ आपको ऐसा मिलता है तो दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ वीक एलई इफेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एलई इफेक्ट क्या होता है? पर कैपिटा ग्रोथ रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एट लो डेंसिटी। सेम ऐसा ही होता है, देखिए इसका भी जो हाईएस्ट हमको डेंसिटी मिल रहा है, हाईएस्ट हमको ग्रोथ रेट मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है जब पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, तभी हमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट मिल रहा है अच्छा खासा, मतलब कि रेदर टू से कि ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज नेगेटिव बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड। लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं इस ओरिजिन को 0 लेती हूँ तो ये 0 के नीचे है, तो यानी स्ट्रॉन्ग एलई इफेक्ट में देखा जा सकता है कि कुछ टाइम के लिए नेगेटिव वैल्यू भी हमें मिल सकता है एट पर्टिकुलर सर्टेन थ्रेशोल्ड। अब आपको ऐसा ही ग्राफ लेना है। अगर ये ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से भी प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन कि ये स्ट्रॉन्ग एलई इफेक्ट को शो करेगा, बिकॉज अगर ये वीक को शो करता तो यही ग्राफ हमें कुछ ऐसा देखने को पॉजिटिव से शुरू हो गए, क्योंकि ये पॉइंट हमें ये भी बता सकता है कि ये नीचे से शुरू होके आ रहा होगा, राइट? सो इन दिस वे आपको ऐसा ग्राफ मिले या ऐसा ग्राफ मिले, दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग एलई इफेक्ट। अब जरा सा हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। ये तो है नहीं, ये एक लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा भी कोई ग्राफ नहीं देखा हमने, ऐसा भी कोई ग्राफ नहीं देखा, यानी जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। ये इकलौता ऐसा ग्राफ है जो कि स्ट्रॉन्ग एलई इफेक्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 132 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर ग्राफ डिपिक्टिंग टू पॉसिबल डायनामिक्स ऑफ जीन डुप्लीकेशन इवेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द जीनोम इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने दे के रखा है वो ऑप्शन है टोटल 4, जीन डुप्लीकेशन इवेंट, रैंडम लॉस ऑफ डुप्लीकेटेड जीन, रिमेनिंग पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड जीन, एडिशनल जीन डुप्लीकेशन इवेंट। ये 4 ऑप्शन है जो कि आपको ए बी सी डी में आपको आकर इसको फिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे बोला गया है नंबर ऑफ पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड जीन और एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो यानी ये जो हाईएस्ट पीक है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है जीन के डुप्लीकेशन को, नो डाउट, राइट? लेकिन जब ये जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है तो देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जा रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है मतलब कि डुप्लीकेशन इवेंट क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो डुप्लीकेशन हुआ था वो लॉस हो रहा है। यानी बी क्या बता रहा है? बी बता रहा है डुप्लीकेशन के लॉस होने के इवेंट। ये लॉस होता होता हुआ यहाँ पे आया है, और सी देखिए फिर वापस से इसको कांस्टेंट की तरफ मेंटेन कर रहा है, यानी जो रिमेनिंग डुप्लीकेशन है वो सी कैरी ऑन कर रहा है। इन बिटवीन जब ए डुप्लीकेट हो रहा था उसी टाइम पे डी ने 2 एक्स्ट्रा पीक दिखाया, यानी 2 एक्स्ट्रा पीक का मतलब हो गया कि यहाँ पर डी पॉइंट पे एक एडिशनल डुप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है, राइट? बस हमारा यही ऑप्शन हो गया। अब आपको मैच करना है कि किसके साथ मैच हो रहा है। पहला है ए, जीन डुप्लीकेशन इवेंट को शो कर रहा है, बिल्कुल सही। बी ने रैंडम लॉस शो किया है डुप्लीकेटेड जीन का, यस, जो स्लोप नीचे आ रहा है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं। सी है रिमेनिंग पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड जीन। सी जो है क्योंकि कांस्टेंट के बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, यानी रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है फॉर डुप्लीकेशन। और डी पे एडिशनल जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है, दैट इज हियर। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी देखेंगे तो ए पे बोला है रिमेनिंग पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड जीन, जो कि बिल्कुल नहीं है। ए बोला है एडिशनल जीन डुप्लीकेशन इवेंट, नहीं। ए बोला है रैंडम, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 131। क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग इफ पैरेंटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज पीआई, पैनल ए, दिस इज अ पैनल ए, by a male seahorse and pipefish is correlated with their mating pattern, that is monogamy, and polygamy, that is in panel B. For this, the researcher built a phylogenetic tree of seahorse and pipefish and mapped P1 and MP score onto the tree as shown in the figure below. अब यहाँ पे जो फिगर दे के रखा है बी पोर्शन में, मोनोगामी पॉलीगामी आपको बता के रखा है। ए में बता के रखा है कि जो डॉटेड है वो सिंपलर ब्रूड के बारे में बता के रखा है, ब्रूड पाउच। और थर्ड से जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो ग्रे कलर टाइप में दिख रहा है आपको वो इलाबोरेटेड हो जाएगा, डार्क कलर में जो दिख रहा है वो इनिशियल बेसिस पे रहेगा, और जो डॉटेड है वो सिंपलर बेसिस पे रहेगा। आपको बताना है बेस्ड ऑन द ट्री जनरेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन रिसर्च करेक्टली अराइव एट।
आप जो रिसर्चर है वो इन सारी पर्टिकुलर डायग्राम को देखकर क्या बता सकता है। तो जब तक हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उन 4 ऑप्शन के आसपास ही घूमना है, उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। पहला है पॉलीगैमी इज कोरिलेटेड विद द सिंपलर ब्रूड पाउच। पॉलीगैमी को देखा जाए तो पॉलीगैमी जो है यहाँ पे शो हो रही है, राइट। और अब वैसे तो ये जो पिक्चर है इस ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, लेकिन इसका ओरिजिनल पिक्चर जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। लुक एट दिस। तो यहाँ पे जितना भी रेड कलर जोन है वो मोनोगैमी को प्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक कलर का जोन पॉलीगैमी को प्रेजेंट कर रहा है। वही चीज यहाँ पर है, यानी सिर्फ ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं सिर्फ इतना और इतना है, सिर्फ इतना पोर्शन है ब्लैक कलर वाला। यानी ब्लैक कलर वाला जो है पॉलीगैमी को यहाँ दिखा रहा है। बोला पॉलीगैमी इज कोरिलेटेड विद द सिंपलर ब्रूड पाउच। पॉलीगैमी जो है यहाँ पर वो सिंपलर ब्रूड पाउच से रिलेटेड है, पर सिंपलर ब्रूड पाउच तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया ही शो कर पा रहा है। यानी ये ऑप्शन जो है रिलेटेड नहीं, सही नहीं है। आपको बस इसको और इसको आपस में मैच करना है, आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। सिंपलर ब्रूड पाउच पूरा यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन पॉलीगैमी तो सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद तो मोनोगैमी शुरू हो गई है। यानी पॉलीगैमी जो है सिंपलर ब्रूड पाउच से रिलेटेड नहीं है, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए मोनोगैमी इज नॉट कोरिलेटेड विद द इलाबोरेटेड ब्रूड पाउच। मोनोगैमी जो है इलाबोरेटेड ब्रूड पाउच से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज इलाबोरेटेड ब्रूड पाउच जो है वो क्या कर रही है, वो ग्रे वाले पोर्शन को दिखा रही है, ये वाले पोर्शन को दिखा रही है। लेकिन अगर मोनोगैमी की हम बात करें तो मोनोगैमी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये रहा ये पोर्शन और ये पोर्शन जो मोनोगैमी को दिखा रहा है रेड कलर में, राइट। तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये हो गया ट्रू, ये सिंपलर को दिखा रहा है, इलाबोरेटेड ब्रूड पाउच से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जैक्टली दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि मोनोगैमी का इलाबोरेटेड ब्रूड पाउच से कुछ लेना देना नहीं है। थर्ड है मोनोगैमी इज कोरिलेटेड विद द इलाबोरेटेड ब्रूड पाउच, नॉट एट ऑल, इट इज रिलेटेड विद द सिंपलर ब्रूड पाउच। पॉलीगैमी इज कोरिलेटेड विद द इलाबोरेटेड ब्रूड पाउच, नो। देखिए यहीं पर जो है ये एंड हो गया, तो ये इलाबोरेटेड से भी रिलेट नहीं करता है, गलत। आपको बताना था यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन एक रिसर्चर करेक्टली ड्रॉ करेगा, ऑब्वियसली इट विल बी द सेकेंड स्टेटमेंट। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ने का मन हो तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया है, आप विजिट करके यहाँ पर एक आपको पीडीएफ या एक आर्टिकल मिलेगा, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट मेटिंग पैटर्न के साथ रिलेट करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है, फिगर में ही खुद बता के रखा है, मोनोगैमी डज नॉट कोरिलेट विद मोर इलैबोरेटेड केयर इन सी हॉर्स एंड पाइप फिश। ठीक है, तो इन्होंने ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है अगर ध्यान से देखा जाए तो यही हमारा आंसर भी है जो कि गिवन क्वेश्चन में देके रखा है, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यही हमारा खुद का भी आंसर है। बट यस एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है कि आंसर कैसे होगा। तो आपको बस इस ग्राफ को इस ग्राफ से मैच करना है, जो जिससे जिससे मैच हो रहा है हम बोल देंगे कि उसके अंदर उस टाइप के ब्रूड पाउच के कैरेक्टर अवेलेबल है। अगला सवाल, इन द टेबल बिलो कॉलम 1 डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कॉलम 2 डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मूवमेंट। यानी टाइप ऑफ मूवमेंट पे ये क्वेश्चन आया है। कॉलम 2 में है नीमोटेक्सिस, फिनोटेक्सिस, मैग्नीटोटेक्सिस, मिनोटेक्सिस। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल किसके साथ मैच होता है। पहला देखते हैं, सिल्क मॉथ फ्लाइज एट एन एंगल perpendicular to the direction of wind to pick up a scent tray। एक सिल्क मॉथ जो है एक perpendicular डायरेक्शन में मूव करता है फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये हो सकता है मीनोटेक्सिस का। ए का हो गया फ्लोर। मैं इनके डेफिनेशंस भी आपको बताऊं। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया बोरो डाउन इनटू द मड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन रिस्पॉन्स टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जब बैक्टीरिया मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके मूव करता है तो इसे हम मैग्नीटोटेक्सिस का नाम देते हैं। थर्ड, नेक्स्ट, अ गर्ल रीचेस हर स्कूल यूजिंग अ फार्मेसी एंड अ बुक शॉप एज अ लैंडमार्क। जब डे टू डे लाइफ में किसी चीज को एज अ लैंडमार्क बना दिया जाता है, मान लीजिए कि कोई साइन है, कोई बोर्ड साइन है या कोई शॉप है जैसे यहाँ पर है, उस चीज को अगर लैंडमार्क बना के मूव किया जाता है तो उसको हम कहते हैं नीमोटेक्सिस। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट।
लास्ट है प्लिनेरिया मूव टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ फूड बाय कंपेयरिंग द ग्रेडियंट ऑफ स्टिमुलस अराउंड इट। ग्रेडियंट को एज अ स्टिमुलस यूज करके प्लिनेरिया जो है वो फूड के डायरेक्शन में मूव करता है, वो भी वहां पे जहां पे कंसंट्रेशन हाई होता है। इसे हम क्लिनोटेक्सिस का नाम देते हैं सेकेंड। अब अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। चलिए जरा सा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। नीमोटेक्सिस क्या होता है? इसका मतलब होता है मेमोरी मूवमेंट, डिस्क्राइब्स द नेविगेशन थ्रू द यूज ऑफ लैंडमार्क। जो कि यहाँ पे देखिए ये गर्ल के केस में हमने लिया था। गर्ल ने जो है लैंडमार्क किसको बनाया था? बुक शॉप एंड फार्मेसी को। इसीलिए हमने इसका एग्जाम्पल नीमोटेक्सिस में रखा। ठीक है, हम भी जो है ह्यूमन ऑल्सो यूज नीमोटेक्सिस व्हेन नेविगेटिंग थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रीट साइन एंड फैमिलियर बिल्डिंग। किसी स्ट्रीट में कुछ बैनर लगे हैं या टैग लगे हैं, आप उसको भी देख के लैंडमार्क ले सकते हो, या फिर किसी बिल्डिंग को देख के आप याद रख सकते हो कि हाँ मुझे अगली बार यहाँ पे आना है और इस एरिया में ऐसी ऐसी बिल्डिंग दिखती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड द नीमोटेक्सिस। नेक्स्ट आता है क्लिनोटेक्सिस। ये क्या होता है? is the achievement of orientation by alternate lateral movement of part or the all of the body. There appear to occur a comparison of intensities of stimulation between one position and another and a choice between them. And that is why हमने क्लिनोटेक्सिस के लिए यहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिया था, बिकॉज ये उस कंसंट्रेशन को एज या ग्रेडियंट को एज अ स्टिमुलस लेकर मूव कर रहा था कि कहाँ ज्यादा मूव करना है और कहाँ नहीं मूव करना है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटोटेक्सिस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पैसिव ओरिएंटेशन and active motility by a flagella of a magnetotactic, that is bacterial cell along a magnetic field lines. इसलिए हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल मैग्नेटोटेक्सिस में रखा था। लास्ट है मीनोटेक्सिस इज अ टेक्सिस इन्वॉल्विंग अ कांस्टेंट रिएक्शन सच एज मूवमेंट एट अ कांस्टेंट एंगल to a light source, but not a simple movement toward or away from a directing stimulus. एक पर्टिकुलर एंगल को कांस्टेंट बनाकर मूव किया जाता है, जो कि हमने देखा कि एक सिल्क वॉर्म जो है ये एक एंगल प्रिपेंडिकुलर बेसिस पे मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में जहां से विंड आ रही थी, राइट? तो ये एक एंगल दिखा रहा है एंड दैट इज वाई हमने इसको मीनोटेक्सिस में लिया था। तो ऑफ कोर्स ये एक याद रखने वाली चीजें हैं। आप टाइप ऑफ टेक्सेस पढ़ सकते हैं जिसमें इन सब के बारे में, इनके डेफिनेशन के बारे में आपको पता चलेगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑप्टिंग द फोर्थ ऑप्शन। मेरे पास और भी आपके पास एग्जाम्पल है, मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। जैसे कि टेक्सिस क्या है? टेक्सिस इज अ मोर और लेस ऑटोमेटिक ओरिएंटेड मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फोटोटेक्सिस, फोनोटेक्सिस, कीमोटेक्सिस, एनीमोटेक्सिस, ट्रोफोटेक्सिस, जियोटेक्सिस, मैग्नीटोटेक्सिस, क्लिनोटेक्सिस, रियोटेक्सिस। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी जो है नाम दे के रखा है, उसके आगे कौन सी प्रीफिक्स लगेगा वो भी दे के रखा है। आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के कंडीशन में मूव करना क्या कहना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो हमने क्वेश्चन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।